फाउंडेशन के गठन के वक्त ये उद्देश्य रखा गया था कि हम युवाओं में जाकर भारतीय संविधान और भारतीय आजादी के विषय पर बात करेंगे और भारतीय संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे कि ये किस तरीके से हमारे पूर्वजों के सिद्धांतों के आधार पर भारतीय संविधान बनाया गया है। भारतीय संविधान जब तैयार हुआ तो उसमें करीब 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा और हर तरह के लोग इसको बनाने में शामिल किए गए। एक एक चौथाई के लगभग तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे लोगों को लिया गया, करीब 15 महिलाएं थी, 90% के लगभग हिंदू थे इसमें। और इसमें सभी पार्टियों के लोग थे, कांग्रेस के भी थे, सोशलिस्ट भी थे, हिंदू महासभा से भी थे, जो लिबरल अपने आप को आइडियोलॉजी वाले बोलते हैं वो भी थे। तो हर एक तरह के लोगों को इसमें लिया गया और बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया, उनके जो जो अच्छे तत्व थे उनको भी लिया गया। और खासकर इसमें जो भारतीयता का पुट रखने के लिए उस पर बहुत सारी डिबेट्स हुई, एक एक शब्द पर चर्चा हुई, बहुत लंबा विस्तृत इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक डिबेट्स अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत मेहनत से हमारा भारतीय संविधान तैयार किया गया और इसको तैयार करने में काफी समय भी लगा। इसकी जो मूल प्रति है वो संसद की लाइब्रेरी में नाइट्रोजन के जार में रखी गई है ताकि वो खराब नहीं हो। और उसमें जो मूल प्रति है उसमें राजस्थान के बहुत बड़ा योगदान है बहुत सारे लोगों का। इनफैक्ट जो पहला जो मूल प्रति का जो पहला पन्ना है उसमें उसकी जो डिजाइन जो तैयार की गई, जो चौखट है उसकी, उस चौखट को बनाने वाले हमारे कुल के ही आदरणीय कृपाल सिंह जी शेखावत, जो मऊ से आते हैं और सौभाग्य से मेरे दादू साहब आदरणीय बूर सिंह जी साहब के स्टूडेंट थे वो। तो उनकी बनाई हुई पहले ही पृष्ठ की चौखट जो है वो कृपाल सिंह जी शेखावत की बनाई हुई है और वहां उनके हस्ताक्षर भी अंकित हैं। तो ये है। और राजस्थान के प्रमुख रूप से करीब 16 लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माताओं की भूमिका निभाई। इनमें अजमेर के मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, झुंझुनू के सरदार सिंह जी शेखावत खेतरी दरबार थे, बीकानेर के एम पणिक्कर और कुंवर जसवंत सिंह जी थे, जयपुर के गोकुल भाई भट्ट थे, हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णाचारी, भीलवाड़ा के प्रोफेसर गोकुल लाल असावा, अलवर के रामचंद्र उपाध्याय, डूंगरपुर के नगेंद्र सिंह, उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा, मोहन सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, कोटा के दलेल सिंह जी, जोधपुर के जयनारायण व्यास और भरतपुर के राज बहादुर शामिल थे। तो इन लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और एक मैं सूचना और देना चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति जो शब्द है वो इन्हीं 16 लोगों में से चर्चा से उभर कर आया। बहुत सारे शब्दों पर चर्चा हुई लेकिन राजस्थान के जो 16 सदस्य थे इन्होंने एक तरीके से, इनमें से कुछ सदस्यों ने कहा कि सबसे अच्छा शब्द अगर कोई हो सकता है तो वो राष्ट्रपति है और उस शब्द को मान्यता मिली। तो राष्ट्रपति शब्द भी हमारे राजस्थान के प्रतिनिधियों की तरफ से दिया हुआ है। बहुत बार हम देखते हैं कि आमतौर पे लोगों ने संविधान पढ़ा नहीं या संविधान की मूल प्रति देखी नहीं। बहुत बार कुछ लोग चर्चा करते हैं कि इसमें हमारा पुरखों का क्या योगदान दर्शाया गया है। तो मैं उसके लिए बताना चाहता हूं कि राम की तस्वीर से, भगवान राम की तस्वीर से मौलिक अधिकार वाले उसकी शुरुआत की जाती है। मौलिक अधिकार बताने वाले संविधान के तीसरे भाग की शुरुआत त्रेता युग के चित्र से होती है। इसमें रावण को हराकर भगवान राम सीता जी को लंका से ले जा रहे हैं, साथ में भाई लक्ष्मण भी हैं। तो ये भगवान राम का उल्लेख इस जगह आता है। फिर कृष्ण के उपदेशों से नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात शुरू की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दर्शाने के लिए युद्ध से पहले अर्जुन और कृष्ण के संवाद का चित्र इस्तेमाल किया गया है। यह आर्ट वर्क संविधान के अध्याय 4 की शुरुआत में है। फिर बुद्ध के आत्मज्ञान से शुरू संघ की व्यवस्था, संविधान के भाग 5 के ऊपर भगवान बुद्ध के आत्मज्ञान प्राप्ति की तस्वीर है। इस भाग का शीर्षक संघ है। इस भाग में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भूमिका से जुड़े नियम दिए गए। फिर आता है पिछड़े इलाकों का जिक्र नालंदा से शुरू किया गया है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में संविधान का 10वां भाग गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीरों से शुरू होता है। नालंदा में दुनिया के दूर दराज इलाकों से छात्र आते हैं। फिर अकबर दरबार से सिविल सर्विस के बारे में बताया गया है। संविधान का 14वां भाग अकबर के दरबार की झलक पेश होता है। ये भाग केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाओं को लेकर है। और फिर 18 भाग में महात्मा गांधी नुआखली यात्रा से जुड़ा चित्र दिया गया है। दंगों के दौरान सामुदायिक सभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला चित्र, आपातकालीन प्रावधानों के लेख पहले
तो इस तरीके से हमारी तो जितने महापुरुष या भगवान अवतार बनते हैं, उनकी जो इच्छा है उनको भारतीय संविधान में बहुत ही खूबसूरती से इनकॉर्पोरेट किया गया है और उस रेलेवेंट आर्टिकल से उनको उस जगह पे रखा गया है। तो ये भारतीय संविधान में जगह जगह तो रामकृष्ण बुद्ध जो मेंशन आता है वो बताया गया। अब आती मेन मुख्य उद्देश्य का है भारतीय संविधान की, पूरा संविधान का जो रक्स है, जो उसका निचोड़ है, वो भारत के संविधान के उद्देश्य का आता है। उद्देश्य कहती है कि हम भारत के लोग, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता अखंड सुनिश्चित करने के लिए बुता बढ़ने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1914 ईस्वी, फिर हिंदी में जो है मिति मासी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 बिरमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मान्वित करें। तो जो संविधान के उद्देश्य का है उसमें आपको जितने भी संविधान के तत्व आते हैं, इसलिए संविधान है, डायरेक्शन लेगा, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, ये हमारी उद्देश्य बताती है। उसका जो एक एक शब्द है अगर आप उसको लेंगे तो एक एक शब्द हमारे पूर्वों के जो सिद्धांत थे, राज करने के सिद्धांत थे, उन पर रख गया है। जैसे अगर आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस शब्द को पहली बार सुने तो आपके दिमाग में महाराणा प्रताप उभरेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप ने आजीवन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहने के लिए लड़ाई लड़ी और वो बहुत हद सफल है। और आज हम महाराणा प्रताप को याद इसीलिए करते हैं कि उन्होंने बिना झुके बिना डरे निर्दयता से अपनी स्वतंत्रता, अपने राज्य की स्वतंत्रता, अपने राज्य के निवासियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ी। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आता है महाराणा प्रताप से। दूसरा आता है समाजवाद। अगर आप पूरा देखें तो समाजवाद हमारे पुरखों के राज का मूल तत्व था। जो भी काम किया जाता वो समाज के लिए किया जाता। और अगर इसको थोड़ा और अलग तरीके से देखें तो राजाओं के वक्त हर समाज अलग अलग समाज की पंचायतें होती थी। समाज की पंचायत जो फैसला करती थी, अगर वो बेहतर मामले अगर राज्य से टकराव की स्थिति में नहीं है तो उस विषय पर समाज पंचायत का फैसला होता था, वो सभी माने जाते थे। उसमें राजा या सामंत में कोई इंटरफेयर नहीं करते। वो समाज की व्यवस्था थी, समाज के लिए थी, समाज की सुरक्षा के लिए थी, समाज के लिए हर चीज की जाती थी। अब आ रहा है एक शब्द निरपेक्ष। ये एक बड़ा इसको कॉन्ट्रोवर्शियल शब्द बना दिया गया है। सेकुलरिज्म को निरपेक्ष बोलता है, लेकिन आमतौर पर राजनेता या कुछ लोग भ्रमित करना चाह रहे हैं वो निरपेक्ष बोलते, जिसका एक सीधा सा अर्थ ये बताया जा रहा है कि पूरी पूरी प्रजा है, पूरा जो भारत के नागरिक हैं वो धर्म से अलग होकर धर्म निरपेक्ष हो जाए। जबकि इसका असल अर्थ है कि जो राज्य सत्ता व्यवस्था होगी वो पंथ निरपेक्ष होगी, उसका कोई का धर्म नहीं हो, वो किसी धर्म के प्रति अलग से बात नहीं रहेगी। तो न्याय और सुरक्षा करते वक्त ये नहीं नागरिक का धर्म नहीं पूछा जाएगा, उसको मेरिट आधार पर न्याय जाएगा, सेवा की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी। अब अगर इस पंथ निरपेक्ष को हम देखें, हमारे पुरखों ने पूरा जो शासन व्यवस्था रखी वो पूरे पंथ निरपेक्ष। जोधपुर दरबार के पास, जयपुर दरबार के पास, बीकानेर दरबार के पास, उदयपुर दरबार के पास अगर कोई न्याय मांगने या नागरिक आता था तो वो ये नहीं पूछते कि तुम्हारा धर्म क्या है, वो ये पूछते कि हम तुम्हारी न्याय सेवा और रक्षा क्या कर सकते हैं। जो ये भाव था, राज्य का ऑफिशियल रीजन नहीं होना। आप देखेंगे जितने भी हमारे चित्त हैं, कुंभलगढ़ है, उदयपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, हर जगह आपको शहर में हर एक धर्म के धर्म से मिले और हर एक धर्म लोग उसमें पीसफुल कोएग्जिस्ट करते। अगर 47 की बात देखें तो पूरे हिंदुस्तान दंगे हुए, लेकिन राजस्थान जो उस राजस्थान था उसमें बहुत कम है ऐसी कोई घटना है। उसका कारण ये था कि उस वक्त हमारे पुरखों के हाथ में शासन व्यवस्था थी और उन्होंने ये बात को स्पष्ट कर दिया कि हम किसी धर्म के प्रति किसी तरह नकारात्मक बात नहीं रखकर जो भी व्यक्ति हमारे क्षेत्र में बसा है उसी न्याय की सेवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसको निरपेक्ष बोलते हैं। तो ये इसमें किया गया है। अब बात आती है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। अभी मैं पढ़ रहा, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में एक वृत्तांत है कि जब माता गौतमी गर्भवती पुत्र को वन से नगर में अर्धरात्रि समझा दुष्यंत के महल के बाहर लेकर पहुंचती है तो महल के बाहर खड़ी प्रतिनिधि से पूछती है क्या यही राजा दुष्यंत का महल है। उत्तर में सुनने पर तो सामान्य वनवासी नहीं हिला, फिर उसकी क्या मैं इसमें राज्य मिल सकती हूँ। इस पर सहज भाव से व्यवस्था सब सदस्य पार उसे सूचित करा है कि विश्व मोयम लोकतंत्र सर्वाधार, यह नियमित लोकतांत्रिक अधिकार है कि आपने राज्य किसी भी समय मिल सकते। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल्स है कि हमारे पुरख लोकतंत्र गणराज्य के, तो ये सब हमारे पुरखों के सिद्धांतों से लिए हुए हैं। समाज हमारे पुरखे अपनी प्रजा के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए काम करते थे कि सबको न्याय मिले, सबको सामाजिक रूप से अच्छा जीवन यापन करने की स्थिति में सबकी आर्थिक उन्नति हो, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना स्वतंत्रता। अगर देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी तो उससे बड़ी डिबेट करने की सोसाइटी रही है जिसमें किसी भी मुद्दे के ऊपर आप शास्त्र कर सकते थे। तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, उपासना स्वतंत्रता आप लिख सकते हैं कि हर जगह हर धर्म के लोग बहुत आगे से हमारे यहाँ रहे। प्रतिष्ठा और अवसर क्षमता प्राप्त कराने लिए तथा उस सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ होकर, तो यहाँ तक जितने शब्द हैं ये सब के सब वो शब्द हैं तो हमारे पुरखों के आचरण उनके दानों से उनके क्रियाकलापों लिए गए।
तो ये भारत के संविधान की उद्देश्य है। तो हमें एक पॉजिटिव सेंस में, राजपूत समाज बहुत डिसिप्लिन समाज है और बहुत बार बात चलती है। मैं आपको फिर बताना चाहूँ कि जब आज़ादी हुई भारत की, उस वक्त हमारे पास हमें 3 ऑप्शन दिए गए थे अंग्रेजों की तरफ से कि या तो आप भारत में या पाकिस्तान में मिलें या स्वतंत्र रहे। अगर स्वतंत्रता की बात भी चल रही, एक संघ बनना, तो भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग राजपूताना था और राजपूताना के बाहर कोई बड़ा भूभाग, वो चाहते तो स्वतंत्र रहते थे, लेकिन वो इतने प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा अगर जनता स्वतंत्र चाहती है तो हम हर जनता को उनका तंत्र देंगे और हम पीछे हट जाएंगे। तो इतनी बड़ी, इतने उदार मन लोग, इतने उदार से हम लोगों ने काम किया है और जनता के लिए काम किया है, समाजवादी होकर काम किया है। तो भारत की आजादी और भारत के संविधान के प्रति हमें बहुत पॉजिटिविटी नहीं है। इसका प्रचार के लिए श्री छात्र साथ फाउंडेशन का ये दूसरा बिंदु रह गया है। धन्यवाद। जय शंकर।